This conference will now be recorded. कल स्केड्यूल के हिसाब से कल आप लोगों का मैथ का टेस्ट होगा और मैथ का टेस्ट गूगल क्लासरूम में होगा और उसमें आपने करना क्या है कि गूगल क्लासरूम से ही डाउनलोड करके टेस्ट सॉल्व करके और उसके कमेंट बॉक्स में वापस सबमिट करवा देना है। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको बाकी किसी टॉपिक जो पहले हमने कर लिया उसमें मसला है तो बताएं, किसी क्वेश्चन में तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, नहीं तो फिर हम नया टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना एक्सरसाइज अब्दुल रहमान कह रहा है, तो मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ अब्दुल रहमान भाई, एक्सरसाइज में अगर आपको कोई मसला है तो बताएं, कि आप बताएं ना कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ 4.19। हाँ, तो ऐसे देखो कि जो अगर आपको इशू है तो वो बताएं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और अगर जो हो गए हैं तो इट्स ओके। चलें जी, अब्दुल रहमान ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4.19 और शानिम ने कहा है कि जो कल क्वेश्चन सेंड किए थे वो थे लीनियर प्रोग्रामिंग के, राइट। तो अगर उसमें भी अगर आपको कोई इशू है तो अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, शर्त ये है कि किए होना जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं किए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। चले, मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में इशू है वो देख लेते हैं। 19, 20, 21 अभी तक जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मुबशिर कह रहा है 26, लेकिन ये शर्त ये है कि ये क्वेश्चन आपने अपने हाथ से किए होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको समझ लगने भी आसानी हो जाएगी। मोहम्मद अली कह रहा है 2.8। मोहम्मद अली भाई 2.8 तो हमने उस साइड पर अभी आई नहीं, दूसरा चैप्टर तो हमने किया ही नहीं अभी, आपने 2.8 कहां से लिख दिया? चैप्टर नंबर 4 दिया था करने के लिए जी। तो मैं चैप्टर नंबर 4 निकाल रहा हूं और उसको देखते हैं, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आज अगर टाइम बचता है तो हम कर लेंगे मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट, और अगर टाइम नहीं बचता तो फिर कल मैट्रिसेस का स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू वाली बात तो नहीं है। ये जी आ गया आपका चैप्टर नंबर 4 का सेल्फ टेस्ट जी। सबसे पहले जो मुझे क्यूरी मिली है वो क्वेश्चन नंबर 4.19 की मिली। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, जैसे 1 बाय 1 क्यूरीज आती जाएंगी वो डिस्कस करेंगे, और जिसने नहीं किया तो उसके लिए फिर आज का दिन ऑप्शन पे आ गया और कल टेस्ट भी हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता है मैट्रिसेस का चैप्टर कल पे ही चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मेजर 2 चैप्टर बच जाएंगे, एक चैप्टर है डेरिवेटिव का और एक फाइनेंस का। मेरी कोशिश तो यही है कि डेरिवेटिव और फाइनेंस में फिजिकली करवाऊं, ईद के बाद शुरू हो जाएगी हमारी क्लासेस, तो ईद के बाद टाइम इतना होगा इंशाल्लाह कि हम उसको कर सकेंगे। तो मेरी फिर यही कोशिश है कि जैसे ये मैट्रिसेस का चैप्टर ये ज्यादा लेंथी नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, और साथ भी छोटे छोटे चैप्टर हैं प्रैक्टिकल वो खत्म करवा दूं। फिर जो टाइम बचेगा वो स्टैटिस्टिक्स का जो खास पोर्शन है जो सिर्फ मैंने करवाना है वो करवा दूं आपको। ये एक तरीका है कि फिर हम जैसे ही ईद के बाद आप लोग आओ, मैं डेरिवेटिव और फाइनेंस आपको करवा दूं। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि हम शुरू कर दें वो चैप्टर भी शुरू कर दें और देखें कि वो फिर किस, कहते हैं ना, किस ओट ऊंट बैठता है, फिर वो देख लेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4.19 एक बंदे ने सवाल भेजा है, और हो सकता है ये किसी का हो गया हो और हो सकता है ये किसी का ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 12 के, अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹3,000 पर मंथ। इसमें वो थोड़ी सी उसने चालाकी खेली है। वो चालाकी ये है कि आपको यहां पर बता रहा है पर मंथ इंफॉर्मेशन, पर मंथ के हिसाब से, और पूछ क्या रहा है ईयर्स के हिसाब से।
ये एक छोटी सी चालाकी है जिसकी वजह से स्टूडेंट का पेपर में प्रॉब्लम हो सकता है या क्वेश्चन करते हुए इशू आ सकता है। एंड ही वुड गेट इंक्रीज 100 पर ईयर। ये तनख्वाह उसकी एक महीने की है और सैलरी जो बढ़नी है उसकी एक साल बाद बढ़नी है 100 रुपए, और महीने हर महीने की सैलरी बढ़नी है। मतलब अगर वो इस साल ले रहा है तो अगले 3000, तो अगले साल वो 3100 सैलरी लेना शुरू कर देगा अगले महीने, फिर उससे अगले महीने 3200 सैलरी लेना शुरू कर देगा। कहता है मुझे ये बताओ कि टोटल अमाउंट 25 साल के अंदर उसने कितनी रिसीव कर लेगा। और फिर वो ये भी कहता है कि मुझे 25वें साल की मंथली सैलरी भी बताओ। अब हम क्या करते हैं, सवाल जरा देखें कि उसकी 3000 पर मंथ सैलरी है। मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि उसकी एनुअल सैलरी कितनी है, तो कोई बता सकता है? एनुअल सैलरी कोई बता सकता है कि अगर एक साल हर महीने की उसकी सैलरी 3000 है तो हर साल उसकी सैलरी कितनी होगी? 36,000 लिख लूं, किसी को इतराज तो नहीं है? ओके, अब अगली बात बताएं, क्योंकि उसने ना बड़ी चालाकी खेली है कि पर मंथ भी दे रहा है कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इंफॉर्मेशन पर ईयर की भी दे रहा है। अब बात कोई मुझे समझाए, पहले साल उसकी सैलरी 36,000 है, अगले साल कितनी होगी? कोई बता सकता है? अगले साल की सैलरी उसकी कितनी होगी? 100 रुपया हर साल बढ़ जाएगी। अगले साल की कोई सैलरी बताए मुझे। अब सुने जरा, ये देखो ना कितनी प्यारी प्यारी गलतियां आप कर रहे हो छीकुओ। चंद लोगों ने बिल्कुल सही बताया, बाकी लोग गलत बता रहे हैं। जरा सुने, अगले साल उसकी हर महीने की सैलरी बढ़ेगी, अगले साल उसकी सैलरी होगी 3100 पर मंथ। साल बाद 100 रुपया सैलरी बढ़ेगी। पहले वो 3000 महीने की सैलरी ले रहा था और अगले हर महीने वो कितनी सैलरी लेगा? 3100। तो अगले साल की टोटल सैलरी उसकी बनेगी 37,200, 1200 बढ़ेगी, क्योंकि हर महीने 100 रुपया बढ़ गया तो टोटल सैलरी उसकी 1200 बढ़ेगी। उससे अगले महीने उसकी सैलरी हो जाएगी अगले साल, बढ़नी साल बाद है, लेकिन 100 रुपया पर मंथ साल बाद बढ़नी है। तो 3200 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो या 1200 वैसे ऐड कर दो, तो ये चल रहा है ट्रेंड हर साल। पहले साल उसकी टोटल सैलरी 36,000, अगले साल उसकी टोटल सैलरी 37,200, उससे अगले साल सैलरी उसकी 38,000। अब ये इंफॉर्मेशन आ गई है सालाना, ये इंफॉर्मेशन है सालाना। अब हमारा ए आ गया 36,000 और हमारा डी आ गया 1200। शानिल ने ये सवाल पूछा है कि सर उसने कहा है कि एक साल बाद 100 रुपया सैलरी बढ़ी है, he would get increase of rupees 100 पर ईयर। पर ईयर का यहां पर मतलब ये है कि हर साल 100 रुपया बढ़नी है। तो जब 100 रुपया बढ़ेगी सैलरी, तो शानिल मुझे आप ही बता दो, पहले वो 3000 ले रहा है, फिर वो कितनी सैलरी लेगा? 3100 नहीं लेना शुरू कर देगा? जब आपने उसको सैलरी देनी है 3000 और आपने कहा कि मैं हर साल बाद आपकी सैलरी 100 रुपया बढ़ाऊंगी, तो जब साल गुजरेगा तो आप उसकी सैलरी कितनी करोगे? 3100। फिर 12 महीने तक वो 3100 ही लेता रहेगा। फिर साल गुजरेगा, फिर आप 100 रुपया सैलरी बढ़ा दोगे, वो 3200 हो जाएगी। वो इंफॉर्मेशन पर मंथ के हिसाब से हमने उसको कन्वर्ट करना है एनुअल, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 25 महीनों की सैलरी टोटल कितनी होगी, उसने कहा 25 सालों की कितनी सैलरी होगी, और हमने फिर डाटा सारे का सारा सालों में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने फाइंड करना है S25। आपको याद है फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। ओके होगी बात? उसके बाद
अच्छा, वैसे भी कमिटमेंट के हिसाब से आज के बाद आपको आज का लेक्चर मैं सेंड कर दूंगा। आज के बाद कोई लेक्चर सेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बंदा रिकॉर्डिंग सुनेगा वो ये बात सुन रहा होगा ऑब्वियसली। तो आज के बाद कोई रिकॉर्डिंग सेंड नहीं होगी, ठीक है। जो जिसका लेक्चर मिस हो जाएगा वो मिस ही रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नॉन सीरियस हो गए हैं, सारे लोग क्लासेस नहीं ले रहे, राइट। तो अब कुछ किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो खुद ब खुद क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। तो जनाब ये सुन लें, 25/2, 2 इंटू ए हमारा 36,000 है, n-1 24 और डी मेरे पास आ गया 1200। लो मेरे भाई, जी मेरे भाई, कितना आंसर आ रहा है सबका? अपना आंसर कितना आ रहा है? 12,60,000। तो आंसर आ गया 12,60,000। ये हमारे पास आ गया 25 सालों में उसकी टोटल जो सैलरी बनेगी वो 12,60,000 बनेगी। यहां तक ओके है? अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसने कहा है जो आखिरी साल होगा 100 रुपए सैलरी बढ़ती जाएगी, कि जैसे दूसरे साल हो गई 3200, 3100, तीसरे साल 32, 33, 34, 35, हर साल 100 बढ़ती। कहते हैं जो आखिरी साल होगा वो मुझे बताए तब उसकी पर मंथ सैलरी क्या होगी। हम ऐसा करते हैं, 25वें साल की टोटल सैलरी फाइंड कर लेते हैं। 25वें साल की टोटल सैलरी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको 12 पे डिवाइड कर देंगे। वैसे तो ये आपको जो डाटा पर मंथ गिवन है उससे भी फाइंड हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं इसी से काम चला लेते हैं। मैं फाइंड कर लेता हूं AN, A25, A प्लस 24D, ये मेरे पास आ जाएगी 25वें साल की पूरे साल की सैलरी। जैसे 36,000 पहले साल की प्लस 24 इंटू 1200, तो ये मेरे पास आ जाएगी 25वें साल की टोटल सैलरी 12 महीनों की। कितनी आ रही है जनाब? 64,800। ये है पूरे साल की, 25 से साल के पूरे साल की वो। और पर मंथ कितनी चल रही होगी, तो इसको 12 पे डिवाइड कर दो। 64,800 को 12 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पर मंथ सैलरी आ गई 5400। तो पर मंथ 25वें साल की 5400, 25वें साल की टोटल सैलरी 64,800 और 25 सालों की टोटल सैलरी 12,60,000। डन। ये सवाल आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ठीक किया होगा। अगला क्वेश्चन 4.20, ये क्वेश्चन हम जाकर फाइनेंस में करेंगे, ये डायरेक्ट फाइनेंस से हो जाता है, इसलिए इसको आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से करने की जरूरत नहीं है। ये फाइनेंस से करेंगे और जब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तकरीबन सारे लोग इसको फाइनेंस के तरीके से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये प्योर फाइनेंस का क्वेश्चन है, तो इसलिए यहां पर इसको करने की जरूरत नहीं। हो जाता है, लेकिन जब पेपर में ही आपने फाइनेंस से किया करना है तो फिर यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इसको डिस्कस भी करने का, ठीक है। क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ कि each installment is double the preceding one, the value of the first and last installment are, और ऊपर उसने लिखा हुआ है कि a person borrow 8,000 at the rate of 2.76% simple interest per annum। क्योंकि ये चीज आप लोगों ने अभी नहीं सीखी, तो जब आप लोगों ने फाइनेंस हम पढ़ लेंगे तब आपको मैं ये सिखाऊंगा। क्योंकि वो कहता था द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। कहता है जो पैसे उसने उधार पे लिए हैं ना उसको 10 किस्तों में पे करना है। तो पहले हम ये देखेंगे
कि टोटल कर्जा उसने देना कितना है, ये देखना भी जरूरी है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको पता होना भी जरूरी है, इसलिए जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये सवाल हो जाएगा आपका, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4.21 22 ये दोनों क्वेश्चन बैक सॉल्व से ज्यादा बेहतर होते हैं। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे, इसलिए इसको बैक सॉल्व सोचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में आप लोगों ने दो बल्कि 4 मेथड्स होते हैं जिसके जरिए हमने कोई भी एक सवाल हल करना होता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, और अब आप लोगों ने कोशिश करना भी शुरू कर देनी है कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको मैसेज भी किया है कि क्यूएम में हमारी 2 मेरिट सर्टिफिकेट्स आए हैं, और अब आप लोगों ने भी कोशिश करना शुरू कर देनी है कि चारों पेपर में किसी न किसी पेपर में आपने जरूर कोशिश करनी है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। बुक लाजमी पढ़नी है, सारी बुक्स को साथ साथ पढ़ना लाजमी होता है, क्योंकि हमारे जून में एग्जाम्स हैं और ये अप्रैल का महीना चल रहा है। तो जैसे ही जून का मिड आएगा, सॉरी मई का, ईद के बाद जैसे ही फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मैंने आप लोगों को वैसे ही टेक ओवर कर लेना है, और फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चले जनाब, अब जरा देखें, 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयर सम इज 21। जरा गौर फरमाएं, कहते हैं 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं जिनका सम 21 है। डन। कहता है अब सबसे पहले ये उसने 3 ऑप्शन दी हैं जो कि तीनों, वो कहता है कि इसमें वो 3 नंबर उठाए जिनका सम 21 है, तो पहले तो हम वो देखेंगे जिनका सम 21 है, वो तीनों का ही है। पहले 579 है, फिर 957 है, फिर 759। अब वो कहता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना जरूरी हूं, तो सबसे पहले तो इसको निकाल दो, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये जरूरी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये जरूरी है कि आपका यानी एक से फिक्स सीक्वेंस के साथ ऐड या माइनस होने से अगला नंबर बनता हो। तो सी तो पहले क्या 7 में से 2 माइनस किया हुआ है, फिर 4 ऐड किया हुआ है, गलत हो गया। और ना ही ये बनता है, क्योंकि पहले 4 माइनस किया हुआ है, फिर 2 ऐड किया हुआ है। तो आपके आंसर जो पॉसिबल है, या है नन ऑफ दीज या है ए, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अब हम अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले तो आपने, अगर कोई और भी कंडीशन मेट हो रही होती, 579 ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका सम 21 है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है और उसका सम 21 भी है। हाशिर ने कहा है, रिपीट कर दें, हाशिर भाई उसने कहा है 3 नंबर लो जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने चाहिए। हमने चारों ऑप्शन में देखा कि सिर्फ एक वाहिद ए ऑप्शन है जिसका सम भी 21 है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉल भी करता है, उसका सम भी 21 है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फॉल भी करता है, वरना बाकी तीनों वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, तो इसलिए हमने उसको छेड़ना ही नहीं है। अब अगली कंडीशन वो कहता है कि आप 1 5 15 ऐड करो हर नंबर के अंदर, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। हम ऐड करके देख लेते हैं, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया और इसमें 15 ऐड किया, इसमें 1, इसमें 5 और इसमें 15 ऐड किया, तो ये बन गया मेरे पास 24। कहता है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब हम देखेंगे क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी 12 डिवाइड बाय 6 2 आ रहा है, और 24 डिवाइड बाय 12 2 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारी यही ए ठीक है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना बन रहा होता तो हम कहते नन ऑफ दीज। पहली बात, ये बैक सॉल्व करने का तरीका सीखें। दोबारा बात मैं दोबारा समझा देता हूं
एक दफा आप मुझे ना 10 दफा भी कहोगे तो मैं 10 दफा समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त होना जरूरी है कि आपकी कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा वहां से पानी भरने चला गया, कोई चाय उठाने चला गया तो बाद में आया तो कि जी दोबारा रिपीट कर दें, ये शर्त गलत है। ठीक है, अब दोबारा सवाल सुने। सवाल में ये था, मैं रेज कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा समझाऊं। कहता है कि 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं जिनका सम 21 है। ये उसने खुद कहा है। हमने ऑप्शन में देखा कितने ऐसे नंबर हैं जो हों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उनका सम भी 21 हो। पहले हमने ये देखना है। तो सी सम 21 है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बी सम 21 है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो कंडीशन है वो नहीं फुलफिल हो रही कि एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस करने से अगला नंबर नहीं बन रहा। तो बाकी ऑप्शन 2 है जिसके ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। कहता है कि अगर वो नंबर वो हों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उनका सम भी 21 हो, अगर उसके पहले नंबर में 1, दूसरे नंबर में 5, तीसरे नंबर में 15 ऐड कर दो तो क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है? हमने ये अप्लाई कर दी कंडीशन। 5 में 1 ऐड किया तो 6 बना, 7 में 5 ऐड किया तो 12 बना, 9 में 15 ऐड किया तो 24 बना। और हमने देखा कि ये अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करके हर अगला नंबर बन रहा है। तो ए के ऊपर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। डन होगी बात। अब हमारे पास दोनों को डिवाइड किया आपस में तो दोनों साइड पर 2 आ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमारा अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना बनती, बी और सी तो पहले ही आउट हो चुका था, तो ए भी खत्म हो जाता, तो हमारा आंसर क्या होता? नन ऑफ दिस। तो अब हमारा आंसर है ए 5, 7, 9। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.22 भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी किसी ने मुझे बताया है कि ये भी करवाना है, तो ये भी सुन लें फिर। जरा गौर फरमाएं। कहता सम ऑफ 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 70। जरा गौर फरमाएं, हमने कौन से नंबर लेने हैं? हमने कौन से नंबर लेने हैं जिनका सम 70 हो और वो हो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले देखें कि जो ए है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। आप डिवाइड करके देखें, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये जरूरी है कि उनका कॉमन रेशो बराबर हो। 18 को डिवाइड करो 12 पे तो वो आता है 1.5, और 40 को 18 पे डिवाइड करो तो वो आता है 2.2। तो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। फिर हम चलते हैं 10, 30, 90, इसका सम 90 नहीं है, सॉरी 70 नहीं है, ये भी गया। ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है और बी उसका सम 70 नहीं है। अब आ जाते हैं हम सी पे। सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है और इसका सम 70 भी है। पहली कंडीशन इस पे पूरी हो रही है, मतलब आंसर हमारा या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, पहले दो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उस पहली कंडीशन नहीं पूरी हो रही। अब अगली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। हमने ले लिया 40, 20, 10, 40, 20, चेक कर लो इसका कॉमन रेशियो। 20 को 40 पे डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, और 10 को 20 पे डिवाइड किया तो भी 1/2 आ गया। तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस बराबर आना जरूरी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन रेशियो बराबर आना जरूरी है। डन होगी बात। अब चलते हैं कंडीशन के ऊपर। कंडीशन में उसने कहा है कि इफ द टू एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाइड बाय ईच बाय 4। एक्सट्रीम कहते हैं जो बाहर की वैल्यू होती है, लेफ्ट और राइट में जो बाहर दो वैल्यूज होती हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। और कहता है एंड द ज्योमेट्रिक मीन बाय 5, और ज्योमेट्रिक मीन या मिडल वैल्यू होती है दरमियानी वैल्यू। कहता है बाहर की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और दरमियानी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर होगी बात कि बाहर की दो वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो
और अंदर वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो, कहता है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी? द प्रोडक्ट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब उसका क्या है कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या जो प्रोग्रेशन बनेगी वो अरिथमेटिक बनेगी? करके देख लेते हैं। 160, 100 और 40, 60 का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। इसका मतलब है हमारी ऑप्शन सी ठीक है, हमारी ऑप्शन सी ठीक है। डन होगी बात? जी जनाब, ये भी बैक सॉल्व से हमने किया। अगला क्वेश्चन बताएं, 23 भी किसी का है या हो गया 23? रोहान का क्वेश्चन नंबर 24 है। ओके 24 करवा देता हूं। किसी का 23 तो नहीं है? हाशिम का है 23। ठीक है 23 कर लेते हैं। पढ़ो जरा है क्या ये। कहता है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 13। कहता है कि मुझे सम बताओ जो कि 500 और 1000 के दरमियान है और वो डिविजिबल बाय 13 भी होना चाहिए, वो सम कितना है? आपको पता होगा कि जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए डिविजिबल बाय 13 का मतलब यह है कि हर अगला नंबर का डिफरेंस 13 है। हर अगले नंबर का डिफरेंस 30। इसके कई वैसे ट्रिक्स भी होते हैं। मैं आपको एक मैथमेटिकल तरीका होता है और एक ट्रिकी तरीका होता है। हमने ये देखना है 500 के फौरन बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 13 पे डिवाइड होता है। एक तो कैलकुलेटर पर 1 बाय 1 चेक करके देख सकते हैं। अगर मैं 500 को डिवाइड करता हूं 13 पे, आंसर आता है 38.46। इसका मतलब है एक 13 डिवाइड होता है यानी 38, और उसके बाद जरा गौर फरमाएं, मैंने ये ट्रिक बता रहा हूं, 500 को डिवाइड किया 13 पे तो मेरे पास आ गया 38.46। अब मैंने क्या किया, 13 को 38 से ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी, और 13 को 39 से भी मल्टीप्लाई किया। 38 से 13 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 494 आ रहा है, जो कि 500 के अंदर नहीं आ रहा। और अगर मैं 13 को 39 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 507। तो याद रखो मेरी जो रेंज है वो 500 और 1000 के दरमियान में है, और वो सारे नंबर जो 13 पे डिवाइड हूं। तो मेरे पास जो पहला नंबर है वो है 507। ये बात किसी को समझ लगी है या नहीं? क्योंकि 38 तक तो डिवाइड नहीं होते, तो 39 एक पहला नंबर है जो कि 507 पे डिवाइड होता है। क्लियर होगी बात? अब हर अगला नंबर क्या बनेगा? अगला नंबर बनेगा 520, वो भी 13 पे डिवाइड होगा, क्योंकि हर 13 का डिफरेंस ये चलता आ जाएगा इस तरह सिस्टम। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा ए क्या है और डी क्या है। मुझे ए का भी पता चल गया, मुझे डी का भी पता चल गया, लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं पता चला कि टोटल टर्म्स कितनी बनेगी। वो कैसे मैं करूंगा? आ जाओ जरा। अब ना ऐसा करो, 1000 को भी 13 पे डिवाइड कर दो। 1000 को भी 13 पे डिवाइड कर दो। तो मेरे 1000 को जब मैं 13 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आ रहा है 76.9। मतलब क्या हुआ कि एक दफा 13 को मैं 76 से मल्टीप्लाई करूंगा
और एक दफा 13 को 77 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी जो आंसर आ रहा होगा और उससे अगला नंबर, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं कि मेरी रेंज के अंदर कौन सा आंसर आ रहा है। 988 और 13 को 77 से मल्टीप्लाई करो तो 1001। जी बताओ मेरी रेंज के अंदर 988 आ रहा है या 1001 आ रहा है? मेरी रेंज के अंदर क्या आ रहा है? 988। ये मेरा आ गया 500 और 1000 के दरमियान वो नंबर जो डिविजिबल बाय 13 है। सेम एज इट इज अगर कोई और नंबर कह देता डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 15, जो मर्जी कह देता, मैं यही काम करता। अब एक तो तरीका मेरे पास ये है कि आप अगर गौर फरमाएं कि यहां से हमने लिया 39 नंबर और यहां से लिया 76 नंबर, इसका मतलब ये है कि 39 से लेकर 76 तक, 39 से लेकर 76 तक ये नंबर्स हैं। तो आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, यानी 39, 33, यानी 79 से लेकर 39 से लेकर 76 तक कितने नंबर तकरीबन बन जाएंगे? तकरीबन 38 नंबर बनेंगे, तकरीबन। ठीक है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे। ये मेरा ए है 507, ये मेरा डी है 520 और ये मेरा ए एन है 588, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म ए एन होती है, सम नहीं है। तो मैं अगर यहां से फाइंड कर लूं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए मेरे पास आ गया जनाब 507, सॉरी डी मेरा 520 नहीं है, 13 है। 507 प्लस एन माइनस 1, एन मैंने फाइंड करना है और डी मेरे पास कितना है? 13 और लास्ट टर्म है 988। जी मेरे भाई, मैं 988 में से माइनस करूंगा 507 और उसको डिवाइड कर दूंगा 13 पे और उसमें ऐड कर दूंगा 1, तो मेरे पास आ जाएगा 38। ओके होगी बात? अब मैंने पहले कैसे बता दिया 38, ये देखें हमारी 39 से लेकर 76 ये दोनों वैल्यूज भी शामिल थी। ठीक है, आप 39 से उंगलियों पे 39, 30, 40, 41 ऐसे गिना करके 76 तक जाएं तो आपका 38 बनेगा, या इनका डिफरेंस 37 आ रहा है। जब डिफरेंस लिया जाता है तो उनमें से एक वैल्यू शामिल होती है और एक शामिल नहीं होती, और इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो वो 38 बन गया। वो तो हर किसी के अपने अपने ट्रिक होते हैं, ये मैथमेटिकल तरीका ये है और वो ट्रिकी तरीका है, वो उसमें गलती के चांसेस थे। हमने 38 वैल्यूज का सम करना है। अब हम सम कर लेते हैं। तो एस एन मेरे पास आ गया n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो 38 वैल्यूज हैं, 38 ओवर 2 a मेरे पास कितना है? 507 प्लस 37 इंटू डी। ला जनाब, क्वेश्चन हो गया आपका। 38 को 2 पे डिवाइड कर ले, वो 19 आता है। 13 को मल्टीप्लाई कर दे 37 से, उसमें प्लस कर दे 1014 और उसको मल्टीप्लाई कर दे 19 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जनाब, आ गया सबका आंसर या किसी का रह गया? जी जनाब, डन। चले आगे चले फिर। 24 किसी का क्वेश्चन है? 24 भी था, रोहान का शायद क्वेश्चन नंबर 24 था। 24 पे भी आ जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी ना जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो एक्चुअल में बैक सॉल्व वाले क्वेश्चन थे, जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए। और जो मैंने असाइनमेंट भेजी है ना लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो ऐसी बेस्ट असाइनमेंट है, जो बंदा उस असाइनमेंट को कर लेगा वो पॉसिबल नहीं है कि वो लीनियर प्रोग्रामिंग में रह जाए।
और कल टेस्ट भी है और मेरी कोशिश यही होगी कि उस अच्छा जी रिमशा कह रही है कि हो ही नहीं रही, करोगे तो होगी ना रिमशा, गलत कर दो सारी की सारी गलत कर दो, कोई इशू नहीं है। तो कल से मैं ना थोड़ा थोड़ा उसका करवाना शुरू कर दूंगा और हमने मैट्रिक्स स्टार्ट कर देने हैं। क्लास के बाद 1 घंटे क्लास के बाद आधा घंटा और हम लगाएंगे कल से। तो कल मैं आपको ये असाइनमेंट भी करवा दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास में ये रूटीन की क्लास हमारी यही चलेगी, वो मजीद हम आधा घंटा एक्सटेंड कर देंगे क्लास को। अब जरा गौर करें, कहता है इफ यूनिटी इज एडेड, यूनिटी कहते हैं 1 को, एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहता है किसी भी नंबर में यूनिटी ऐड कर दो, कहता है द रिजल्टिंग सम इज परफेक्ट क्यूब, कहता है क्या वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या बोथ ए एंड बी, या दोनों बनेंगे, या नन ऑफ दीज, या अब जरा गौर फरमाएं ये क्वेश्चन है क्या। वो कहता है यूनिटी इज एडेड द सम ऑफ एनी नंबर, कहता है पहले एक नंबर में ऐड करो, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, 4 नंबर में। जरा गौर फरमाना, मेरे पास बने जो टर्म है वो है 3579, 3579। मैं कहता हूं पहले एक नंबर का तो सम होता ही नहीं है ना, सम ऑफ 2 नंबर करते हैं, सम ऑफ, चलो अगर आप चाहते तो एक नंबर का भी कर देते, सम ऑफ 1 नंबर, सम ऑफ 2, सम ऑफ 3, सम ऑफ 4। कहता है पहले क्या करो, एक नंबर का सम क्या है 3, 2 नंबर का सम 8, 3 नंबर का सम 15 और 4 नंबर का सम 34 है, 35 है, 24। ओके, एक नंबर इसी का, वो कहता है इस सम में, वो कहता है किसी नंबर के भी सम में यूनिटी ऐड कर दो, सब में यूनिटी ऐड कर दो। अब ये बन गया 4, ये बन गया 9, ये बन गया 16, ये बन गया 25। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है, ये आपने बताना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ना, पता है ना, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब को पता है ना, जिसका अंडर रूट लो तो वो पूरा पूरा नंबर आए। 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4 और 25 का अंडर रूट 25। वो आप दोबारा सुने, कहता है कि अगर आप सम ऑफ एनी नंबर करो, तो हमने एक नंबर का भी सम लिखा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का, कहता है सम में 1 ऐड करो, तो आपने ये बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या परफेक्ट क्यूब बनेगा। कोई भी सम ले लो, 5 का, 6 का, जितना मर्जी सम ले लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, कि एक बंदे का क्वेश्चन नंबर 24 है, कुछ लोगों का तो ये हो गया था और जिसका नहीं हुआ वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा पहला नंबर देखें, वो कहता है पीएस टर्म है 1/q और क्यूएस टर्म है 1/p। कहता है मुझे सम बताओ पीएथ और क्यूएथ टर्म का। पहले पीएथ टर्म, पहले तो मुझे ये बताओ ना, nth टर्म किसके बराबर लिखते हैं, a प्लस n-1d, याद है। अगर आपको कोई कह दे पीएथ टर्म, तो पीएथ टर्म को किसके बराबर लिखोगे, a प्लस p-1d, राइट। और क्यूएथ टर्म को क्या लिखोगे, a q इज इक्वल टू a प्लस q-1d। और फाइंड क्या करना है, अब मुझे बताओ एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। इसका एक और भी फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम और उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये उसको भी सिंपलीफाई करो तो यही बनता है। और अगर वो कहता है सम ऑफ pth qth टर्म का सम बताओ, तो फिर क्या करेंगे, pq/2, क्योंकि n की जगह pq लिख देंगे, 2a प्लस pq-1 इंटू d। ये उसने बताया हुआ है कि pth टर्म
और क्यूएस टर्म क्या है आपके पास, और कहता है सम बताओ कि पीएच क्यूएस टर्म का सम क्या। ये तो था क्वेश्चन हमारा। अब जरा गौर फरमाएं, पीएच टर्म किसके बराबर है, क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है 1/q, और क्यूएस टर्म किसके बराबर है 1/p। आपको पता है जब दो टर्म्स बताई हूं तो हम उससे डी और ए फाइंड कर सकते हैं। जब दो टर्म्स बताई हूं तो उसका डी फाइंड किया जा सकता है। तो आ जाए जनाब, सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। डी फाइंड करने का क्या तरीका होगा, ए क्यू माइनस ए पी ओवर क्यू माइनस पी। याद है या नहीं, डी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ए क्यू माइनस ए पी ओवर क्यू माइनस पी। तो ए क्यू मेरे पास किसके बराबर है 1/p माइनस 1/q ओवर q माइनस p। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। अब ये कैलकुलेटर से तो नहीं होगा, हमें खुद करना पड़ेगा। पहले ऊपर एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा PQ। ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम में आएगा P और Q। तो P से P कैंसल, तो Q माइनस P ओवर Q माइनस P। आपको याद होगा, और अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूं कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा हो A/B डिवाइडेड बाय M, तो इसको हम लिख सकते हैं A/BM। अगर ऊपर फ्रैक्शन आ रही हो, और कभी जिंदगी में नीचे फ्रैक्शन आ रही हो A/P/Q, तो नीचे फ्रैक्शन जब भी उसको सॉल्व करते हैं ना डायरेक्ट, तो करते हैं AQ/P। मतलब समझाने का क्या है कि अगर ऊपर फ्रैक्शन हो तो ये नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं Q माइनस P ओवर PQ इंटू Q माइनस P। लो जनाब, Q माइनस P से Q माइनस P कैंसल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1/PQ। ओके होगी बात, ये बात डन है। चले, अभी ये डी फाइंड किया है। आपको याद होगा ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, अभी वही करना है। चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, जिसमें मर्जी डी की वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी फॉर्म ये एक्सपैंड की, तो किस में पुट करना है, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ए हमने फाइंड करना है प्लस P माइनस 1 इंटू डी हमारे पास आया 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए मेरे पास बराबर आ जाएगा 1/Q माइनस, इसको उधर ले जाएं, P माइनस 1/PQ। ये फैक्टर हम इधर लेकर गए इक्वल के दूसरी साइड, वही PQ कॉमन आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, सॉरी Q से Q खत्म, P माइनस, बाहर माइनस आया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो, तो P से P कैंसल, तो A भी हमारा 1/PQ आ गया, D भी हमारा 1/PQ आया, और A भी हमारा 1/PQ आ गया। क्लियर होगी बात। हमने फाइंड करना है सम ऑफ ये फैक्टर, सम ऑफ पीएच क्यूएस टर्म। ए भी आपके पास आ गया, डी भी आपके पास आ गया, सिर्फ पुट करें आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं, PQ/2 इंटू 2, ए आया 1/PQ प्लस PQ माइनस 1, और डी भी हमारा आया 1/PQ। अगर मैं 1/PQ कॉमन ले लूं, अगर आपको एतराज ना हो, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/PQ, तो बाकी बचता है 2 प्लस PQ माइनस 1।
ये पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या बनता है 1/2 पी क्यू प्लस 1, और यही हमारा आंसर है। इतना लेंथी वैसे सवाल पेपर में बहुत काम आता है, लेकिन ये वैसे हमारी प्रैक्टिस है तो होनी चाहिए। ठीक होगी बात? चले जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं इस एक्सरसाइज का, कोई और क्वेश्चन जो आपसे ना हुआ। ओके है जनाब, चले जी। अब एक बात मैंने जो पहले कही थी कि अब आइंदा से आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिला करेगी, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं मिला करेगी। जो लेक्चर होगा वो उसी वक्त ही आपको लेना पड़ेगा। आज की रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा और उसकी रिकॉर्डिंग किसी को भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बंदे का सवाल है 4.26 अच्छा, ये भी, इसको भी छोड़ दो, ये भी फाइनेंस का क्वेश्चन है, ये फाइनेंस के साथ मिलके करेंगे। जब भी वहां जहां पर भी लिखा हो ना सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, जो फाइनेंस का क्वेश्चन होगा वो हम फाइनेंस के साथ ही करेंगे। मुबशर का क्वेश्चन नंबर 4.31 है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सम ऑफ इनफिनिट सीरीज फाइंड करनी है। कहते हैं इनफिनिट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड सम इज 1/3। ए आपको गिवन है 1/4, क्वेश्चन नंबर 4.31 देख लें। ए फर्स्ट टर्म उसने बता दिया 1/4 और एस इंफिनिटी बता दिया आपको 1/3। लॉजिक कहता है इनफिनिट सीरीज बनाकर दिखाओ। ए आपके पास है, अगर आर आ जाएगा तो सीरीज बन जाएगी, तो आर फाइंड कर लेते हैं। एस इनफिनिट का फार्मूला लिख सकते हो ना, एस इनफिनिट बराबर होता है ए ओवर 1 माइनस आर। 1/3 एस इनफिनिट है, ए 1/4 है ओवर 1 माइनस आर, तो ये लिखेंगे ना। चलिए जनाब, अब आप आर फाइंड कर लो, चाहे कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके कर लो या वैसे सिंप्लीफाई करके कर लो, ठीक है। 1 माइनस आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/4। इधर 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3। 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3/4 और 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर उधर पॉजिटिव कर दिया हमने। कैलकुलेटर से ही करो, 1 माइनस 3/4 तो 1/4 आर मेरा 1/4 है और ए मेरा भी 1/4 है, तो काम आसान हो गया। आपको पता है हमारी टर्म्स क्या होती है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए 1/4, अब 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, तो 1/16। 1/16 को भी 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे 1/64, ऐसे सो ऑन चलती जाएगी। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो पहला ही आंसर आपका ठीक। हाँ जी, और कोई सवाल है तो बताएं। डन, चैलेंज। मोहम्मद अली का सवाल है कि 29 और 32 ये आप खुद करो, और इसमें अगर कोई मजीद इशू आएगा तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगा एक दफा आप, क्योंकि कुछ हालात तो बेहतर हो ही गए होंगे पहले से, तो एक दफा आप इसको करो। तो कल इंशाल्लाह इसका आपने टेस्ट देना है, और कल से आप लोगों का मैं मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैट्रिसेस के बाद साथ ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, साथ मैंने लीनियर प्रॉब्लम की असाइनमेंट भी करवानी है, 2-2 4-4 क्वेश्चन उसके भी डेली बेस पे करते जाएंगे। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज।